नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बीपीएससी। आज हम लोग बीसीडब्ल्यू के द्वारा जो एडीओ का सेक्शनल टेस्ट 2 हुआ था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपके कोई भी सजेशंस हो, क्वेरी हो या फिर कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी फॉर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं कमेंट में लिंक डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है क्वानिटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स। क्वानिटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स charge exists only as integral multiples of fundamental charge E. Quantization of charge means charge exists only as integral multiples of the fundamental of charge E. तीसरा क्वेश्चन है the work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field is called, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि इन्फिनिटी के किसी भी पॉइंट से 1 कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, 1 कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वन ओम मीन्स 1 ओम। 1 ओम मीन्स 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। 1 ओम मीन्स 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6, रेसिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन एरिया, more than one of the above. Resistance increases with increase in length and decrease in area. रेसिस्टेंस जब एरिया लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और एरिया को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। यानी कि किसी वायर के लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा और किसी वायर के एरिया को बढ़ाया जाए तब भी उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर है। द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। विथ इंक्रीज, क्वेश्चन नंबर 8 है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस घट जाता है। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस घटेगा। इन पैरेलल कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसा होता है, बढ़ेगा घटेगा, सेम होगा या इन्फिनाइट होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो क्या होता है, वो घट जाता है। पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 10, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन इन हाउस होल्ड सर्किट। जो हमारे घर में सर्किट होते हैं वो किस कनेक्शन में होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन इन हाउस होल्ड सर्किट। तो पहला ऑप्शन है सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच डिवाइस, दिस इज करेक्ट। If one device fails, others keep working, correct. Independent control of device,
करेक्ट कि मोर देन वन ऑफ द अबव। पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज हाउसहोल्ड सर्किट में ये होता है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच डिवाइस, यानी कि अगर कोई बल्ब 10 वोल्ट ले रहा है और कोई टीवी 100 वोल्ट ले रहा है तो बल्ब 10 वोल्ट ही लेगा और टीवी 100 वोल्ट ही लेगा, तो इसमें से ये घटेगा नहीं, ना ही बढ़ेगा। जिसको जितना वोल्टेज लेना है वो उतना ही वोल्टेज लेगा, ठीक है। इफ़ वन डिवाइस फेल्स अदर्स की वर्किंग, ये भी सही है। अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पंखा बंद नहीं होता है, पंखा भी फैन भी चलता ही रहता है। तो सबका अपना अपना करंट लेने का तरीका है, वोल्ट लेने का तरीका है। अगर कोई एक डिवाइस फेल हो जाता है तो अदर कीप वर्किंग। इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ डिवाइस एकदम सही है। बल्ब को अलग कंट्रोल, अलग स्विच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, फैन को अलग स्विच के तरह कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ डिवाइस। वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 11, विच अलॉय इज़ कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट, यानी कि हीटर में या हीटिंग एलिमेंट में कौन सा अलॉय यूज किया जाता है? दैट इज़ नाइक्रोम। नाइक्रोम इज़ यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम इज़ यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हमारे घर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, वो हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। नाइक्रोम का है, इसका रेसिस्टेंस भी है होता है, इसका है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस। दूसरा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जल्दी पिघलता नहीं, क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। और तीसरा है कि मस्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीटिंग एलिमेंट। क्या वही होगा जो हीटिंग एलिमेंट क्या होगा? हीटिंग एलिमेंट वही होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देगा? हीट एनर्जी में बदल देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल देगा? हीट एनर्जी में बदल देगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना प्रूव्स दैट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव। निम्नलिखित में से कौन सा फेनोमेना प्रूव करता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर शो करता है? लाइट हैव ड्यूल नेचर, दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। इसमें पूछ क्या रहा है? तो ट्रांसवर्स नेचर पूछ रहा है, यानी कि पार्टिकल नेचर पूछ रहा है। दैट ऑप्शन इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव शो द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, यानी कि जो लाइट में पोलराइजेशन होता है उसके थ्रू लाइट का नेचर जो है ट्रांसफ़र है, इसलिए पता चलता है कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करता है, सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हाउ डज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिलेट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के से कैसे रिलेट करता है? तो ऑप्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑल पैरेलल लाइज और ऑल पैरेलल इंसिडेंट रिमेन्स सेम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल इज रिफ्लेक्शन टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे एक सेम प्लेन है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल
ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। Question number 14. Why do light rays bend when it moves from air to water? Why does light rays bend when it moves from air to water? Because the speed of light decreases when it moves from air to water. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर मतलब अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड, लाइट का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट का स्पीड घट जाएगा, और डेंसर से अगर रेयर में जाएगा तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। Which type of image is always formed by a plane mirror, that is real and inverted? That is, एक मिनट, which type of image is always formed by a plane mirror? A plane mirror always forms an image which is virtual, यानी cannot be obtained on screen. That means virtual and erect, यानी erect यानी कि सीधा, virtual and erect. A concave mirror is also known as converging mirror. Concave mirror is also known as converging mirror, and convex mirror is all called as diverging mirror. Diverging mirror क्या हो जाएगा, diverging mirror हो जाएगा convex mirror. Question number 17. If light travels from rare medium to denser medium, it bend. यानी कि अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। क्या होगा, इट बेंड टुवार्ड्स नॉर्मली। यानी कि ये एक मीडियम है, ये रेयर है, ये यहाँ रेयर है और ये डेंसर है। अगर लाइट रेज ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल मान लेते हैं। When light rays travel from rare to denser, it bend towards normal. लेकिन लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था, बट लाइट घूम जाती है नॉर्मल की तरफ, हल्का सा टिल्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट क्रिटिकल एंगल, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट के अनुसार क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट क्रिटिकल एंगल, the angle of refraction, note करिए, the angle of refraction is perpendicular to the normal. यानी कि स्नेल्स लॉ के अनुसार, स्नेल्स लॉ, लाइट बेंड्स when it moves from one medium to another medium due to change in speed. यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा तो लाइट का स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्नेल्स लॉ यही कहता है कि लाइट बेंड्स, लाइट अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आएगा, लाइट हल्का सा बेंड होगा। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज डिफाइंड एज द, डिफाइंस को क्या बोलते हैं, डिफाइन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The branch of optics that deal with the image formation by mirror and lens is called, इसको क्या बोलते हैं,
geometrical optics. Geometrical optics, the branch of optics that deals with the image formation by mirror and lens is called geometrical optics. Question number 21. Which of the following phenomenon of light result in the formation of mirage? Result in the formation of mirage. mirage formation के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम आएगा. डायमंड जब साइन करता है तब भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम करता है. जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है. चाहे डायमंड का चमकना हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारा काम करता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही काम होता है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वन शुड इंक्रीज, यानी कि किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है तो हमको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? हमको इंक्रीज करना पड़ेगा द पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस के पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा. क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? लेंस के पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म? तो पढ़े होंगे विबग्योर. ठीक है, विच ऑफ द आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है जब वो प्रिज्म से पास होता है? तो रेड सबसे नीचे है. तो लीस्ट डेविएट कौन सा है? रेड है. रेड इज लीस्ट डेविएटेड. और सबसे ज़्यादा डेविएट होता है वॉलेट. तो वॉलेट नहीं है, वॉलेट है नहीं है, इंडिगो है नहीं है, ब्लू है नहीं है, तो आ रहा है ग्रीन. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24. व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज? इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है जब लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम पे जाता है, सबको वेवलेंथ बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, एम्पलीट्यूड बदल जाता है. जो बदलता नहीं है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कैन नॉट चेंज. 25 नंबर. द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज constant फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 26. द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर. इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. द 27. द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट, एम्पेरिकल फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स. द empirical formula represent simplest whole number ratio of atom in a molecule. The SI unit of molar mass, molar mass का SI unit क्या है? SI unit of molar mass is kg per mole. SI unit of molar mass is kg per mole. The term, question number 29, the term limiting reagent refers to the reactant that gets completely consumed first. The reactants that get completely consumed first is known as limiting reagent. Limiting reagent means the reactant that gets completely consumed first. The electron was discovered by, electron की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने. electron was discovered by J.J. थॉमसन. क्वेश्चन नंबर 31. द कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ, कैथोड रेज किससे बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं. कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रेज किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. अकॉर्डिंग टू बोर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन परमिटेड ऑर्बिट इज,
बोर के अनुसार यानी किसी भी परमिटेड ऑर्बिट में, किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, दैट इज फिक्स्ड एंड क्वांटिजाइज, यानी कि किसी भी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, फिक्स होगा और क्वांटिजाइड होगा। क्वांटिजाइड का मतलब होता है, क्वांटिजाइड का मतलब होता है फिक्स, एंड क्वांटिजाइड मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार। क्वेश्चन नंबर 33, the series of spectral lines appear in the visible region of hydrogen is Balmer series. The series of spectral lines appear in the visible region of hydrogen is series. Balmer series. Balmer series. Question number 34. The energy of electromagnetic radiation is directly proportional to its फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी अगर घटाएंगे, फ्रीक्वेंसी अगर घटाएंगे तो एनर्जी भी घटेगा। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 35, द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल एंड वेव, यानी इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है पार्टिकल और वेव, वाज प्रपोज्ड बाय, इलेक्ट्रॉन का जो डुअल नेचर है दैट इज प्रपोज्ड बाय, द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर शो करता है। डी ब्रॉगली ने कब कहा था, 1924 में। कब, 1924 में ये कहा था कि लाइक लाइट, जिस प्रकार लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल नेचर, इसी प्रकार ही इलेक्ट्रॉन के भी वेव और पार्टिकल नेचर होते हैं। इसको कहा गया था वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसके अनुसार डी ब्रॉगली के अनुसार यहाँ लिख देता हूँ, डी ब्रॉगली के अनुसार लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेर लेमडा का मतलब क्या हो, लेमडा इज वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। और पी क्या है, पी एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लेमडा इज वेवलेंथ। पी क्या है, पी इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, पी इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। एच इज प्लैंक कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 36, क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। शेप हमें क्या देता है, शेप देता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। स्पिन तो स्पिन क्वांटम नंबर ही देगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल इज मेजर्ड बाय से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स, यानी कि हुंड्स रूल का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर ईच ऑर्बिटल्स गेट्स वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तभी कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा।
दैट इज कॉल्ड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 39, ऑक्टेंट रूल वाज गिवन बाय, ऑक्टेंट रूल किसने दिया था? लुईस एंड कोसेल ने। ऑक्टेंट रूल वाज गिवन बाय लुईस एंड ओसेल्स। ऑक्टेंट रूल किसने दिया था? लुईस और ओसेल ने। क्वेश्चन नंबर 40, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयनिक बॉन्ड किससे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड इज एक जब एक आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, यानी कि एक्स एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक्स अपना ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी वाई को जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब तक इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ट्रांसफ़र कर देगा तो बॉन्ड बन जाएगा। यही पूछ रहा है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 41, The tendency of atom to attract shared electron towards itself is known as, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसका मतलब वो एटम अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 42, द मॉलिक्यूल्स हैविंग हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर इज, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर किस में होगा? HF, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सूडोपोडिया रेफर्स टू, सूडोपोडिया किसको रिफर करता है? सूडोपोडिया रेफर्स टू एन आर्म लाइक प्रोजेक्शन filled with cytoplasm. Pseudopodia is refers to an arm-like projection filled with cytoplasm. Which of the following has the nickname Daddy Long Legs? Daddy Long Legs किसका है? सेलर स्पाइडर। सेलर स्पाइडर को डैडी लॉन्ग लेग्स भी कहा जाता है। सेलर स्पाइडर को डैडी लॉन्ग लेग्स भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निकनेम डैडी लॉन्ग लेग्स को, सेलर स्पाइडर को, सेलर स्पाइडर को डैडी लॉन्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ मोर देन वन हार्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ मोर देन वन हार्ट? दैट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास एक से ज़्यादा हार्ट होते हैं, मोर देन वन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द स्पाउन मैकेनिज्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ? स्पाउन मैकेनिज्म को डुप्लीकेट, खुद स्पाउन मैकेनिज्म को कौन यूज करता है खुद को डुप्लीकेट यानी खुद के मल्टीपल बनाने के लिए? दैट इज़ वॉर्म। वॉर्म जो होता है, बटरफ्लाई जिसको आगे जाकर वॉर्म होता है, सॉरी वॉर्म बटरफ्लाई नहीं होता, जो वॉर्म होता है वो खुद को स्वैप्न मैकेनिज्म के थ्रू डुप्लीकेट कर लेता है। ये वॉर्म होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी और मॉलवेयर के टाइप्स होता है। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है। वॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। Which of question number 48, which of the following is the third stage in the metamorphosis of a butterfly? Third is metamorphosis of a butterfly, that is pupa. The life cycle of butterfly is known as complete metamorphosis, consisted of 4 distinct stage, यानी कि 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में एग होगा, पहले स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज। एग किस में होगा? ये फर्स्ट स्टेज में होगा या इनिशियल स्टेज बोलते हैं।
दूसरे स्टेज में लार्वा किस में होगा, सेकंड स्टेज में होगा, ठीक है। या कैटरपिलर इसको स्टेज बोलते हैं। इस लार्वा को ही हम लोग कैटरपिलर भी कहता है, क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहा जाता है। लार्वा को ही कैटरपिलर कहा जाता है, जो मेनली फोकस क्या करता है, वो खुद के मेनली फोकस्ड ऑन फीडिंग एंड ग्रोइंग, and the last stage और प्यूपा क्या पूछ क्या रहा, थर्ड स्टेज पूछा, थर्ड स्टेज प्यूपा होता है और लास्ट स्टेज इज एडल्ट स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के जेनेसिस में तीसरा स्टेज क्या है, प्यूपा है। पहला स्टेज एग, दूसरा स्टेज लार्वा या कैटरपिलर, तीसरा स्टेज प्यूपा और चौथा स्टेज होता है एडल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बाय विच प्रोसेस अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। किस प्रोसेस के थ्रू एक टैडपोल है जो वो खुद को एडल्ट फ्रॉग में करता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस थ्रू विच अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू मेक हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। खून में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज़ आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आयरन अगर ना हो तो खून में ब्लड बनेगा, खून में ब्लड, हेमोग्लोबिन में ब्लड नहीं बनेगा। हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल में होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर। हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आज ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे जीके मैथ रीजनिंग का हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट योर स्कोर्स एंड अगर कुछ सजेशन देना हो तो आप बताइएगा। धन्यवाद।